प्रस्तुत साक्षात्कार के अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लेखक अमृतलाल नागर से उनके साहित्य सृजन, उनकी लेखन प्रक्रिया, साहित्य, तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों तथा उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। अमृतलाल नागर ने इन प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया है। तिवारी जी ने नागर जी से कहा, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले जाना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया, उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और आपके सामने क्या आदर्श थे? नागर जी ने कहा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। मेरे पिताजी घर में एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी, यह 2 पत्रिकाएं मंगाते थे। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद और कौशिक का साहित्य था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, बाद में शरद चंद्र के साहित्य को पढ़ा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती सन 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास सन 1930 में ही पढ़े। उसी समय आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास भी पढ़ा था। तिवारी जी ने पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? इस पर नागर जी ने कहा, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी बहन से सभी के कर्मचारी थे। वह किससे प्रभावित है? इसके उत्तर में नागर जी ने कहा, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण अर्थात सबूत है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते थे। इसी संस्कार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तिवारी जी ने पूछा, उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों और आर्य समाज, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? उत्तर देते हुए नागर जी ने कहा, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग न लेने के लिए पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। सन 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तभी बीच में ही रोककर तिवारी जी ने प्रश्न पूछा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, आंदोलनों का आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट सन 1933 में हुई। उनकी मां मेडिकल कॉलेज में दाखिल थीं और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी मां के पास कुछ कश्मीर कोई वहीं होती लेखन और यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ। उनसे अगर जन्नत गोपाल हर हमारे यहाँ पे आ जा खूंजा तो एक तक जागा भी गए ने पूछा, इसको अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी बोले, तुलसीदास को, जो मुझे घुट्टी के राम का वर्णन का ये है देख। तिवारी जी ने पूछा, आपने क्या कभी अपने लेखन की सार्थकता की परख की है? नागर जी ने कहा, हां, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खासतौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तिवारी जी अब हुआ लेखक पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूं, वह है रामविलास। प्रभात तो बदल और हैं,
बहुतों का संकलित नहीं है, इतना बहुत बारी आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी ने पूछा, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? इस पर नागर जी ने कहा, हां, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। तिवारी जी ने पूछा, सूर में आपने मन को ही पकड़ा है? नागर जी ने कहा, हां, सूर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूं। जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। तिवारी जी ने अंत में कहा, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। इस पर नागर जी बोले, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। सीख, जब तक